हेलो। अब हम देखते हैं सेक्शन 14.6 फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग दैट इज वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट वैलिड कब है यानी कि ट्रू कब है। ठीक है। तो हम कुछ रूल्स है जो कि डिस्कस करेंगे जो कि बताते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। लेट इज सबसे पहले हम रूल 1 देखते हैं। दैट इज अगर हमारे पास दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है P एंड Q, तो अगर हमें ये दिखाना है कि P एंड Q दैट इज जो हम स्टेटमेंट इन दोनों के एंड से बना रहे हैं, तो P एंड Q ये ट्रू होगा। P एंड Q इज ट्रू इफ दोनों P और Q इंडिविजुअली ट्रू है। दैट इज P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू। दोनों साथ साथ ट्रू होंगे तभी P एंड Q ट्रू होगा। दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू नहीं होता है तो फिर P एंड Q ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है। एंड और के लिए जो है वो थोड़ा अलग केस है। और के लिए दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो फिर P और Q जो है वो ट्रू हो जाएगा। सो P और Q दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ, इसके लिए हम ये अज्यूम करेंगे। इसमें हम दो केसेस देखेंगे। केस 1, अज्यूम P इज फॉल्स। शो दैट Q मस्ट बी ट्रू। ठीक है। अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है तब P और Q ट्रू हो जाएगा। या फिर उल्टा होगा कि अज्यूम Q इज फॉल्स, Q फॉल्स है बट P ट्रू हो जाए। अज्यूम Q इज फॉल्स एंड शो दैट P इज ट्रू, तब भी P और Q जो है वो ट्रू हो जाएगा। शो दैट P इज ट्रू या P मस्ट बी ट्रू। ओके, दोनों में से कोई भी एक केस अगर हमने शो कर दिया तो फिर P और Q जो है वो ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम रूल 3 देखते हैं। रूल 3 है इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। ओके, सो इफ P देन Q, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसको भी शो करने के लिए हम दो में से कोई एक केस दिखा सकते हैं कि assume P is true, assume P is true, prove that Q must be true। राइट, कि अगर P ट्रू है तो फिर Q ट्रू ही होगा। अगर हमने ये दिखा दिया देन if P then Q is true, then prove that Q must be true। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड है कि हम नॉट Q implies नॉट P दिखाएंगे। सो दैट विल बी केस 2 कि assume that Q is false, that is not Q, assume Q is false, prove that P also must be false, prove that P must be false। Okay, this is not Q implies not P, ये हम शो करें। P must be false, this is your इनडायरेक्ट मेथड या कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं। ओके, दोनों में से हम कोई भी एक चीज शो कर दे तो हम ये शो कर देंगे कि इफ P then Q is ट्रू। रूल 4 हम देखते हैं। रूल 4 जो है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट के लिए है। रूल 4 दैट इज P if and only if Q, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा? ये ट्रू तब होगा, हम सबसे पहले इसमें दिखाएंगे इफ P इज ट्रू देन Q, इफ P then Q इज ट्रू, इफ P then Q, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। इसके लिए इसको ट्रू शो करने के लिए हम रूल 3 फॉलो करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट हम ये ट्रू शो करेंगे दैट इफ Q then P, ये भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हो जाए तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि P if and only if Q ये ट्रू है। ओके, तो अब हम इन रूल्स को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ओके, लेट अस सी कि ये स्टेटमेंट, एक गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ओके, लेट P be a statement that is x and y belong to integers such that x and y are odd। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है एंड Q एक स्टेटमेंट है एक्स वाई इज ऑड। ठीक है, तो हमें हमें ये चेक करना है दैट चेक इफ P then Q, ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू और नॉट।
ओके, इफ पी देन क्यू वाला केस। तो हम लेट अस से डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमें ये शो करना है, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि P ट्रू है एंड हमें शो करना है कि अगर P ट्रू है देन Q शुड ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, सो हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम P इज ट्रू। ओके, दैट मीन्स x एंड y जो है वो ऑड इंटीजर्स है, x एंड y आर ऑड इंटीजर्स। अगर x एंड y ऑड इंटीजर्स है तो हम x को लिख सकते हैं 2m+1 जहाँ पर m कोई इंटीजर है, एंड y को लिख सकते हैं 2n+1 जहाँ पर n कोई इंटीजर है। ओके, बिकॉज दोनों ऑड है। अब अगर हम एक्स वाई कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2m+1 इंटू 2n+1 दैट इज 2m इंटू 2n 4mn प्लस 1 इंटू 2n तो प्लस 2n प्लस 2m इंटू 1 प्लस 2n एंड प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ओके, सो हम इन सब में से 2 कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2mn प्लस n प्लस m प्लस 1। सो ये इस फॉर्म का है राइट, 2k+1 जहाँ पर k एक इंटीजर है 2mn प्लस n प्लस m। तो हम शो कर दैट मीन्स ये दिखा रहा है कि xy जो है वो ऑड है। ओके, सो दिस शोज दैट xy इज ऑड, देयरफॉर xy इज ऑड। सो हमने क्या प्रूव किया दैट, मतलब कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि Q इज ट्रू। तो हमने शुरू किया था ये अज्यूम करके कि P ट्रू है एंड उसके थ्रू हमने ये शो कर दिया कि Q भी ट्रू है। देयरफॉर इफ P देन Q जो स्टेटमेंट है, इफ P देन Q दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये हमने डायरेक्ट मेथड से शो कर दिया। हम इनडायरेक्ट मेथड से भी शो कर सकते हैं। ओके, लेट अस से बाय इनडायरेक्ट मेथड हमें शो करना है, दैट इज इनडायरेक्ट या कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से हम शो करना चाहे। ओके, तो उसमें हमें हम ये शो करेंगे नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि Q इज फॉल्स। ओके, अज्यूम Q इज फॉल्स, दैट इज Q फॉल्स है। Q स्टेटमेंट क्या है, दैट xy इज ऑड एंड ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब कि xy जो है वो इवन है। तो दिस इम्प्लाइज दैट xy इज इवन। ओके, अब xy इवन कब पॉसिबल है, xy इवन तभी पॉसिबल है जब या तो x इवन है या फिर y इवन है, दोनों में से एक इवन है। दैट इज x इज इवन और y इज इवन, दोनों में से एक को इवन होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट जो है वो इवन हो सकता है। अगर ये चीज ट्रू हो रहा है दैट मीन्स p जो है वो फॉल्स है, दैट मीन्स p इज फॉल्स। p क्या कहता है कि x एंड y दोनों ऑड है, बट वो चीज ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, सो दिस मीन्स p इज फॉल्स। तो हमने q को फॉल्स अज्यूम करके ये शो कर दिया कि p फॉल्स है। सो दैट मीन्स कि हमारा जो इफ p देन q स्टेटमेंट है वो ट्रू है, राइट। ये हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से शो किया। इस तरीके से हम कोई भी अगर हमें स्टेटमेंट गिवन है तो हम उसे ट्रू शो कर सकते हैं या फिर फॉल्स प्रूव कर सकते हैं बाय द रूल्स जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम एक मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हमने पहले भी यूज किया है कई बार। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमें अगर चेक करना है कि स्टेटमेंट P ट्रू है या नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि P नॉट ट्रू है, P फॉल्स है, एंड फिर हम कुछ एक ऐसे रिजल्ट पे आते हैं जहां पर हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है हमारे अजम्पशन का, एंड तो हम कहते हैं कि भाई P फॉल्स जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स P को ट्रू ही होना होगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू चेक वेदर P इज ट्रू, ठीक है, अज्यूम नॉट P इज ट्रू, नॉट P इज ट्रू यानी कि P इज फॉल्स, ये अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। देन अराइव एट अ रिजल्ट, एक ऐसे रिजल्ट पे अराइव करो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, जिससे हमारा अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ओके, एंड उससे हम कंक्लूड करो, देयरफॉर कंक्लूड कि P जो है वो ट्रू ही होगा, P इज ट्रू। ये मेथड हम फॉलो करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट अस से हमारे पास एक स्टेटमेंट P है, √7 इज इरैशनल। ओके, तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से इसे प्रूव करेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि नॉट P ट्रू है, अज्यूम, या हम अज्यूम कर लेते हैं P इज फॉल्स।
अगर p फॉल्स है मतलब हम ये कह रहे हैं कि रूट 7 जो है वो रैशनल है, रूट 7 इज रैशनल, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अब अगर रूट 7 रैशनल है तो हम रूट 7 को a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, राइट, वे a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स, हम इस फॉर्म में रूट 7 को लिख सकते हैं, राइट, किसी भी रैशनल नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास रूट 7 इज इक्वल टू a बाई बी है, हम स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 7 जो है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है, 7 डिवाइड्स a स्क्वायर, एंड अगर 7 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 a को भी डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि 7 डिवाइड्स a। ओके, देयरफॉर हम a को लिख सकते हैं 7c इस फॉर्म में, बिकॉज 7 जो है वो a को डिवाइड करता है। अब अगर हम इसे स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर, राइट, एंड a स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी 7b स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर। सो हमें मिल रहा है b स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर, दैट मीन्स 7 डिवाइड्स b स्क्वायर, राइट, एंड 7 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि 7 b को भी डिवाइड करता है, 7 डिवाइड्स b। ओके, बट इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये मिल रहा है कि 7 a को भी डिवाइड करता है एंड 7 b को भी डिवाइड करता है, therefore 7 डिवाइड्स a एंड b। ओके, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमने अज्यूम किया था ये लिखते वक्त कि a एंड b के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो हम कह सकते हैं कि सिंस हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, हमारा अजम्पशन जो था वो गलत है, therefore our assumption was wrong, our assumption was wrong, and hence हम ये कंक्लूड कर सकते हैं that रूट 7 इज इरेशनल, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ओके, सो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स है एंड हम एक ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच जाते हैं जो कि शो करता है कि हमारा अजम्पशन गलत है। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब अभी तक हम जितने भी केसेस देख रहे थे वो सारे ऐसे केसेस थे जहां पर हमें स्टेटमेंट को ट्रू शो करना था। अब जब हमें किसी स्टेटमेंट को फॉल्स शो करना है, टू शो अ स्टेटमेंट फॉल्स, तब हम मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल इज यूज्ड। तो मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल का मतलब क्या है? बेसिकली जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को ट्रू शो करना है तो हमें उसे जनरल केस के लिए ट्रू शो करना पड़ेगा कि यह हर सिचुएशन में ट्रू है। बट फॉल्स शो करने के लिए हम कह सकते हैं अगर हम सिर्फ एक भी ऐसा सिचुएशन दिखा दे जहां पर हमें पता चले कि ये स्टेटमेंट जो है वैलिड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, जिसके हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से हमारे पास एक स्टेटमेंट p है, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन n इज प्राइम। ओके, लेट अस से हमारे पास ये स्टेटमेंट है। ओके, तो इसको शो करने के लिए ये स्टेटमेंट को हमें फॉल्स प्रूव करना है, तो हम एक काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। सो लेट अस से n इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि n इज एन ऑड इंटीजर, देयरफॉर n इज ऑड, बट n इज नॉट प्राइम। 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, n इज नॉट प्राइम। देयरफॉर ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये इस फॉर्म का है, राइट, p implies q, बट यहाँ पर p implies q ट्रू नहीं है, बिकॉज p ट्रू है फिर भी q ट्रू नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ काउंटर एग्जाम्पल, राइट, दिस इज अ काउंटर एग्जाम्पल। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, देयरफॉर p इज फॉल्स। ओके, तो ये हमारा मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल है। जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना होता है, हम डेफिनेटली एक काउंटर एग्जाम्पल देके उसे फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं। बट ये याद रखना जरूरी है कि अगर हमें किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देके उसे ट्रू प्रूफ नहीं कर सकते। ट्रू के लिए हमें उसे हर जनरल केस में ट्रू दिखाना पड़ेगा, फॉल्स के लिए अगर हमारे पास एक भी एग्जाम्पल हो तो भी इनफ है।